जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी के इतिहास में विगत में 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। मास एक्सटिंक्शन मतलब कि पृथ्वी में उपस्थित जितने भी जीव जंतु की प्रजातियां हैं उनमें से ज्यादातर से 70-75% एक साथ काफी कम समय अवधि में 10 से 20 लाख सालों में विलुप्त हो जाए, ऐसा विगत में 5 बार हो चुका है। और इसके लिए प्रायः बाहरी कोई क्षुद्र ग्रह या मेटेरॉइड पृथ्वी से टकराने की वजह से 2 बार हुआ है। पर्मियन ट्रायसिक में जो मास एक्सटिंक्शन हुआ था उसके लिए भी मुख्यतः बाहरी पिंड के टकराने को उत्तरदायी माना जाता है। और साथ ही लार्ज स्केल वॉल्केनिक इरप्शन जो होते हैं उसकी वजह से भी विगत में मास एक्सटिंक्शन हुआ है, जैसा कि ट्रायसिक जुरासिक टाइम में हुआ था। अब आपको लग रहा होगा कि जब भी बाहर से अगर कोई उल्का पिंड टकराता है या फिर लार्ज स्केल वोल्केनिज्म होता है तो एक बार फिर से यहाँ पृथ्वी पर मास एक्सटिंक्शन हो सकता है, पर शायद ऐसा सही नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि किन स्थितियों में मास एक्सटिंक्शन होता है और साथ ही ये भी देखेंगे कि जब विगत में मास एक्सटिंक्शन हुआ तो ऐसी क्या चीजें हुई जिसकी वजह से इतने बड़े स्केल पर स्पेसीज एकदम से विलुप्त हो। परंतु आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जैसा कि हमने देखा, विगत में 5 बार पृथ्वी के इतिहास में मास एक्सटिंक्शन हुआ है। मास एक्सटिंक्शन मतलब जो पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतु की प्रजातियां हैं उनका सामूहिक विनाश, वो एक साथ कम समयावधि में एक्सटिंक्ट हो जाता है। एक साथ ज्यादातर का तात्पर्य कि उस समय जितनी भी स्पेसीज थी उसमें से कम 75% एक साथ विलुप्त हो जाती है। और कम समयावधि का ये मतलब नहीं है कि रात को आप सोए तो सब कुछ ठीक था, सुबह उठे तो सन्नाटा। अब ऐसा भी नहीं है। कम समयावधि का मतलब ज्योलॉजिकल टाइम स्केल में कम समयावधि, और ये 2 से 3 मिलियन ईयर्स हो सकती है। 20 से 30 लाख साल की अवधि में पृथ्वी पे उपस्थित जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें से 73% विलुप्त है। और विगत में ऐसा 5 बार हुआ है। और इसके लिए अगर हम कारणों को देखें तो ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, और कई बार इस वार्मिंग के लिए जो लार्ज स्केल वोल्केनिक इरप्शन है उसको जिम्मेदार माना गया है। वोल्केनिक इरप्शन के साथ जो हाइड्रेट्स निकलते हैं, गैसेस निकल रही हैं, उनकी वजह से पारिस्थितिकी तंत्र जो है हमारा उसमें डिसरप्शन आ जाता है। उसी के साथ बाहर से कोई ग्रह आके टकराता है जिसकी वजह से जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जो परिवर्तन आते हैं उसकी वजह से विगत में मास एक्सटिंक्शन हुआ है, जैसा कि पर्मियन ट्रायसिक में हुआ या फिर क्रिटेशियस पैलियोजीन में हुआ। ट्रायसिक जुरासिक में जो मास एक्सटिंक्शन हुआ उसके लिए वोल्केनिक इरप्शन को उत्तरदायी माना जाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि बाहरी ग्रह केवल 1 या 2 बार यहाँ टकराए हैं। जैसा हमने कहा 66 मिलियन ईयर्स पहले क्रिटेशियस पैलियोजीन जो मास एक्सटिंक्शन हुआ उसके लिए मेक्सिको में युकातान पेनिनसुला में एक एस्टेरॉइड इम्पैक्ट हुआ था। ये जो एस्टेरॉइड था 10 किलोमीटर वाइड था, और इससे जो क्रेटर बना वो करीब 200 किलोमीटर उसका डायमीटर था और 1 किलोमीटर डेप्थ थी। और इसकी वजह से जो पारिस्थितिकी में चेंज आए उसकी वजह से हमने कहा कि मास एक्सटिंक्शन हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ये अकेला एक एस्टेरॉइड इम्पैक्ट था। 5 लाख साल पहले मनकोवन कनाडा में एक एस्टेरॉइड इम्पैक्ट हुआ था, परंतु उससे मास एक्सटिंक्शन नहीं हुआ। इसी तरह 31 से 18 करोड़ साल पहले साउथ अफ्रीका में कारू फरार वोल्केनिज्म हुआ, जिसकी लावा की जो परतें हैं 2 से 3 किलोमीटर की परतें हमें मिलती हैं। बहुत बड़ा वोल्केनिक इरप्शन था, परंतु इसमें मास एक्सटिंक्शन नहीं हुआ। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि मास एक्सटिंक्शन तब होता है जबकि पृथ्वी के जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसकी कई प्रक्रियाएं काफी कम समयावधि में एक साथ डिसरप्ट हो जाए, और जो
स्पेसीज हैं, इनको इवॉल्व करने का, एडजस्ट करने का मौका ना मिले। सो स्पेसीज डोंट गेट टाइम टू इवॉल्व और इकोलॉजिकल कनेक्शन जो हैं उनको एडजस्ट करने का मौका ना मिले। जैसा कि हमने कहा, जो लेट क्रिटेशियस में मास एक्सटिंक्शन हुआ उसमें जो एस्टेरॉइड टकराया, ऐसी जगह टकराया जहां पर कार्बोनेशियस रॉक्स थी, जिसकी वजह से ओशन एसिडिफिकेशन हुआ और जो रिंग फॉर्मेशन था वो अचानक से डिसरप्ट हो गया। उसी के साथ ये जो ओशन एसिडिफिकेशन हुआ, इससे जो समुद्र में फूड चेन थी या फूड वेब था वो डिसरप्ट हो गया, जिससे इसमें मैरीन स्पेसीज बहुत ज्यादा प्रभावित। परंतु 5 लाख साल पहले माइकागोन में जो एस्टेरॉइड इंपैक्ट हुआ उसमें कार्बोनेशियस रॉक्स इन्वॉल्व नहीं थी, जिसकी वजह से ये सब प्रक्रियाएं नहीं हुई। ओशन एसिडिफिकेशन नहीं हुआ, ओशन का जो फूड वेब था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उससे मास एक्सटिंक्शन नहीं हुआ। उसी के साथ 31 से 18 करोड़ साल पहले कालोफ्लावर वोल्केनिज्म बहुत बड़ा वोल्केनिज्म था साउथ अफ्रीका में, परंतु वो इतने लंबे समय में हुआ, 31 से 18 करोड़, करीब 13 करोड़ साल के में इतना लावा निकला। तो ये बहुत लंबा समय था जिसमें कि जितने स्पेसीज थे, एनवायरनमेंट था, उसको एडजस्ट करने का मौका मिला और वहां इस तरह का मास एक्सटिंक्शन नहीं हुआ। उसी तरह 18 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका में हाई वोल्केनिज्म के एविडेंसेस मिलते हैं, परंतु उसमें भी कोई मास एक्सटिंक्शन नहीं हुआ। तो मास एक्सटिंक्शन तब होता है जब कम समय अवधि में, 1 से 2 मिलियन ईयर्स में, 10 से 20 लाख साल में ये सब चेंजेस हो जाए। ऐसा नहीं कि करोड़ों सालों तक वोल्केनिज्म चल रहा है और उसमें, तो ये कम समय अवधि में हो। और जो अर्थ के प्रोसेसेस है, पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य प्रोसेस है, वो टेरेस्ट्रियल प्रोसेसेस हो सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस हो सकते हैं, मैरीन प्रोसेसेस हो सकते हैं, जो कि जीवन को यहाँ पर इंश्योर कर रहे हैं कि लाइफ रहे। वो अगर डिसरप्ट होते हैं, ओशन एसिडिफिकेशन हो गया या एनवायरनमेंट में कुछ गैसेस एकदम से कम या ज्यादा हो जाए, तब मास एक्सटिंक्शन की स्थिति आती है। ऐसे में कोई नहीं कह सकता कि अगला मास एक्सटिंक्शन कब होगा, परंतु जिस तरह की हमारी हरकतें, उसके आधार पे वैज्ञानिक ये जरूर कह रहे हैं कि अगला मास एक्सटिंक्शन जल्दी हो सकता है। जरूरत है कि हम अपने कंजम्पशन पैटर्न को बदलें, जिस तरह का हम पॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें कमी लाएं, अपनी जीवन शैली को बदलें, रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबली यूटिलाइजेशन करें। जो हम कहते हैं कि आज हम यूज कर रहे हैं सस्टेनेबली यूज करें, आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रख के अपना कंजम्पशन पैटर्न हम तय करें। तो यहाँ पे हम वर्तमान में इतना ही कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ बताई गई बातें अच्छी लग रही हैं, इससे कुछ फायदा हो रहा है, कुछ जानने को मिल रहा है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।